नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासेज हमने नाउन के बारे में देखी थी, लेकिन नाउन अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है और जब तक आप नाउन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आगे की व्याकरण सीखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रयास है कि हम पूरा एक नाउन की सीरीज लेके आए, उस सीरीज से आपको नाउन का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो इसी सीरीज में हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने बात की थी नाउन का अर्थ, नाउन के प्रकार और नाउन की काउंटेबिलिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। भाषा का स्वरूप अपने आप में बहुत ही डायनेमिक है। पूरी ही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो इंटरचेंजेबल है। कभी कोई शब्द है वो नाउन है, वो कभी वर्ब का काम करने लग जाता है, और कभी जो वर्ब है वो कभी नाउन का काम करता है। इसी तरह जो नाउन है वो भी कभी जो नाउन काउंटेबल नाउन था, अलग संदर्भ में अलग रेफरेंस में वो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होना चालू, या जो अनकाउंटेबल नाउन था वो काउंटेबल बन जाता है। जब तक हम इस डायनेमिक्स को, इस गतिशीलता को सही तरीके से समझ नहीं कर सकते और उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके आइडेंटिफाई करना नहीं सीख जाते, तो आगे जाके ये चीजें हमें ग्रामर सीखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा निवेदन यही है कि एडवांस लेवल के जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस हुआ, एनालिसिस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या कंपैरेटिव जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सीख रहे हो, तो वहां पे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जितना ज्यादा समय देंगे, जितना ज्यादा अटेंशन देंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, बाद के जो एडवांस लेवल के टॉपिक है उसमें आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन उतना कम हो जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना काउंटेबिलिटी या अनकाउंटेबिलिटी। आज हम उस डायनेमिक्स को समझेंगे कि कब किस स्थिति में एक नाउन या संज्ञा शब्द काउंटेबल हो जाता है, कब अनकाउंटेबल हो जाता है। पिछले क्लासेज में, सेशन में हमने देखा कि नाउन का काउंटेबिलिटी के आधार पर दो टाइप के होते हैं। दूसरा होता है नॉन काउंट। इसके अंदर क्या हो गया, जैसे टेबल है और डॉग है, तो क्या होगा, टेबल को अपन गिन सकते हैं संख्या में कि एक टेबल है, दो टेबल है, तीन टेबल है या चार टेबल है। इसी तरह डॉग की संख्याओं की भी गिनती की जा सकती है। एक डॉग है, तीन डॉग पाल रखे हैं, चार डॉग पाल रखे हैं, तो ये क्या हो गई, गणनीय संख्या हो गई, अर्थात इनको गिना जा सकता है। दूसरी संख्या हमने देखी जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे दूसरी उस कैटेगरी के संज्ञा शब्द होते हैं, नाउन होते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते। पानी की बोतलें बना के गिन सकते हैं, पानी की कैंस बना के गिन सकते हैं, पानी की बाल्टियां बना के गिन सकते हैं, लेकिन पानी को हम नहीं गिन सकते कि मेरे को एक पानी देना या दो पानी देना, मैंने उसको चार पानी दिया, मैंने उसको चार गिलास पानी दिया, ये अपन बोल सकते हैं। मैंने चार बाल्टियां पानी दी, ये बोल सकते हैं, लेकिन मैंने को उसको चार पानी दिया ऐसा नहीं बोलते। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो ये हम बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 5 मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कभी आपने सुना है क्या? तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसकी गणना नहीं की जा सकती। मैं कितना प्रेम करता हूँ, मैं आपसे 5 प्रेम करता हूँ, तो इसको इस तरह से अपन गिन नहीं सकते। जैसे एंगर है, गुस्सा है, तो गुस्सा को भी अपन संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि जो विद्यार्थी होमवर्क नहीं करता है मैं उससे 5 गुस्सा करता हूं या 11 गुस्सा करता हूं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन ग्रामेटिकली मान्य नहीं होते हैं। तो पहली अपनी कैटेगरी अपन ने देखी थी काउंटर नाउन, दूसरा अनकाउंटर नाउन, और तीसरा होता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इन दोनों कैटेगरियों के अंदर यूज हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। वो इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि किसी भी क्लोज के अंदर, फ्रेज के अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर या सेंटेंस के अंदर उससे किस संदर्भ में, किस रेफरेंस के अंदर यूज किया गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए। जैसे उदाहरण के लिए आप ये शब्द देखिए, सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। तो समुद्र क्या है, समुद्र को अपन गिन सकते हैं। ये यहाँ पे बात कर रहा था 7 सी, यानी 7 समुद्र थे, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन अपन सुन सकते हैं। लेकिन ये दूसरा वाला बता रहा है कि द सी इज रफ, यानी आज समुद्र का जो मौसम है, यह समुद्र बहुत ज्यादा वायोलेंट है, एग्रेसिव है,
या बहुत ज्यादा तूफानी है, उसका मौसम खराब है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करेंगे द सी इज रफ, यानी आज समुद्र का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है 7C, तो यहाँ पे बता रहा है कि काउंट करके बता रहा है, आगे इसके अंदर एच या एस लग के इसका बहुवचन बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। इसी तरह सी है, द सी इज रफ, समझ रहे हो, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यहाँ पे गिनती नहीं की जा सकती। यहाँ पे इसका अभिप्राय क्या हो रहा है, जल राशि से। अब ये दूसरा वाला एक और देखिए अभिव्यक्ति, लव इज एडमायरेबल, यानी एडमायरेबल यानी ऐसी चीज जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो इस संदर्भ में कैसे यूज हो रहा है, इस संदर्भ में यूज हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन की तरह। अनकाउंटेबल नाउन के अंदर एस या ईएस नहीं लगता है, उसके साथ सिंगुलर या एक वचन क्रिया उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे लव का अर्थ हो गया प्रेम की भावना, ठीक, प्रेम की भावना एक उच्चतम अभिवृत्ति है या भावना है जिसे हमें पूजना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जब दूसरे वाक्य में अपन बात कर रहे हैं द लव ऑफ हर लाइफ, यानी किसी लड़की ने बहुत सारे प्रेम के अफेयर किए, लव अफेयर रहे हैं, और जब वो बाजार जाती है उसकी सहेली के साथ और किसी लड़के को देखती है तो उस दिशा में वो बोलती है कि उस लड़का मेरे लाइफ का एक लव रह चुका है, मेरा एक प्यार रह चुका है, मेरा एक्स प्यार रह चुका है। तो ऐसी स्थिति में वो बोलेगी द लव्स ऑफ हर लाइफ, यानी उसकी जीवन का एक प्यार। तो यहाँ पे प्यार का मतलब है कि 1 2 3 4 5 व्यक्तियों के साथ उसने प्रेम किया, और उसमें से ये एक्स नाम का कोई बंदा है और वो उसके साथ प्रेम में कभी थी। तो यहाँ पे ये बात कर रही है उस वाले प्रेम की। तो ये वाला प्रेम क्या हो गया, किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, समझ पा रहे हो ना। ये वाला प्रेम बता रहा है कि ये एक्स नाम के व्यक्ति को बता रहा है प्रेम। यहाँ पे प्रेम कोई ऐसी भावना नहीं है कि उसको एडोरेबल किया जाए, उन दोनों के बीच में भावना है, उसको एडोरेबल किया जा सकता है, वो अप्रिशिएट करने योग्य हो सकती है। लेकिन जो ये लव्स है, यहाँ पे ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि उसकी बहुत सारी लाइफ के अंदर जो प्रेमी या प्रेमिकाएं रहे उसमें से एक है, तो वो बता रही है कि द लव्स ऑफ हर लाइफ, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले कंसेप्ट की ओर। तो अब देखते हैं दूसरा वाला कंसेप्ट। दूसरा वाला कंसेप्ट बोलता है कि अंग्रेजी भाषा व्याकरण के अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो प्लूरल हैं और काउंटेबल होते हैं, लेकिन देखने में उसके बहरूपिया ऐसे होते हैं कि वो हमें अनकाउंटेबल नाउन लगते हैं। जैसे ये पीपुल जो शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा में लोगों के लिए यूज होता है, एक लोग के लिए यूज नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सदैव 2 या 2 से अधिक, एक या एक से अधिक व्यक्ति के संदर्भ के अंदर ये शब्द यूज होता है। इसका मतलब ये ऑलवेज प्लूरल है, ठीक है, ऑलवेज प्लूरल है, इसका मतलब इसको काउंट किया जा सकता है। इसी तरह 6 केटल है, तो केटल शब्द भी अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या कैसे यूज किया जाता है, या हमेशा प्लूरल रूप में यूज किया जाता है, और इसके आगे ये इस तरह के डिटर्मिनर्स लगा के, कार्डिनल ऑर्डिनल लगा के इसको अपन गणना कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी को भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के रूप में क्लासिफाई करते वक्त आपको ये देखना है कि क्या वो चीज या वो शब्द ओनली प्लूरल्स वाली श्रेणी के अंदर तो नहीं आता है, क्योंकि ये जैसे पीपुल है, केटल है, इस तरह के जो शब्द हैं वो काउंटेबल होते हैं और ऑलवेज प्लूरल होते हैं। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है काउंटेबल प्लूरल की। अब बात करते हैं जैसे और भी सारी दूसरी चीजें हैं कि लगभग सभी नाउन्स, आपको इसको मिटा के बता देते हैं। तो ये नियम क्या बोलता है कि लगभग सभी प्रकार के जो नॉन काउंटेबल नाउन है, मास नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उन सभी नाउन का काउंटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर और दूसरे किसी नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा और किसी न किसी ऑफ स्ट्रक्चर का या दूसरे तरीके के एक्सप्रेशन का, फ्रेज का अपने को यूज करना पड़ेगा। जैसे अब ये देखिए, यहाँ पे जो केक शब्द और चीज जो वर्ड आया है वो अनकाउंटेबल के रूप में आया है, समझ रहे हो। इसका मतलब हो गया सम केक, यानी कुछ केक या थोड़ा केक। यहाँ पे इस तरह नहीं बताया 1 केक 2 केक 3 केक। इसी तरह यहाँ पे जो बता रहा है सम चीज, यानी थोड़ा सा चीज।
अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा एक चीज, दो चीज, तीन चीज। यह चीज आपको ध्यान रखने योग्य है कि सर इनको तो काउंटेबल बनाने के लिए वैसे ही काउंटेबल है कि 5 केक्स लिख सकते हैं, तो 5 केक्स लिखना गलत है। हिंदी के अंदर भी जिस तरह अपन बोलते हैं कि मैंने उसकी बर्थडे पार्टी पे गया और 5 केक खाए, 5 केक नहीं खाए आपने, दरअसल केक के 5 टुकड़े खाए या 5 पीस खाए। समझ पा रहे हो? इसी तरह चीज है, पनीर है, तो पनीर क्या है, एक पूरा अनकाउंटेबल नाउन है। आप पनीर के टुकड़े खाए, मैंने पनीर की सब्जी खाई या मैंने 2 पनीर खाया, तो इस तरह उसको तोल के उसको काउंटेबल होता है, इस तरह काउंटेबल नहीं होता। तो अब इसका पीस लिख के अपन बनाते हैं, जैसे इसको लिख देते हैं अपन। समझ पा रहे हो? इस तरह के अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने का हिसाब, अनकाउंट और ये हो गया काउंट। तो ये हो गई अनकाउंटेबल मात्रा, इसका मतलब तो हो गया सम केक यानी थोड़ा सा केक, इसका मतलब हो गया थोड़ा सा चीज। लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि मैंने केक के 5 टुकड़े खाए, तो मैं बोलूंगा ए स्लाइस ऑफ केक या 5 स्लाइसेस ऑफ केक। इस तरह अपन उसको बोलेंगे केक का एक टुकड़ा खाया, यहाँ पे बोलेंगे मैंने चीज का एक टुकड़ा दिया। तो स्लाइस का मतलब तो जो केक के अंदर जो काटी जाती है ऐसे लंबे लंबे उसका आकार होता है, उसको अपन स्लाइस बोलते हैं। और चीज का मतलब, ये बिट का मतलब क्या हो गया, बिट का मतलब टुकड़ा हो गया। इसका मतलब ये लगभग सभी इस तरह के जो नॉन काउंटेबल नाउन है उसको अन्य नाउन यानी जैसे स्लाइस हुआ, जैसे बिट हुआ, इस तरह के नाउन का यूज करके अपन क्या बना सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं। समझ पा रहे हो? अब अगला वाला अपन देखते हैं कि काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन के अंदर ग्रामेटिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगला वाला अपन देखते हैं, जो काउंट नाउन होते हैं उन काउंटेबल नाउन की गणनीय संज्ञाओं का एक वचन तो होता ही है, लेकिन उसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो मास नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, द्रव्यमान संज्ञाएं होती है, उनका सामान्यतया काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जैसा कि एक्सेप्शन अपन ने स्लाइस ऑफ देखा था, ए बिट ऑफ चीज देखा था, तो उस तरह के कंस्ट्रक्शन से उसको अपन काउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन अपने मूल रूप में संज्ञा शब्द जो कि द्रव्यमान संज्ञा होता है या मास नाउन होता है, उसका काउंटेबल यूज नहीं होता है। जैसे टेबल है, डेस्क है, हाउस है, तो ये तीनों जो शब्द हैं ये तीनों अपने आप में काउंटेबल है, गणनीय संज्ञा है। टेबल की संख्या को अपन गिन सकते हैं, डेस्क की संख्या को अपन गिन सकते हैं, हाउस की संख्या को अपन गिन सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एस या यस लगा सकते हैं। तो टेबल से लगा सकते हैं, डेस्क से लगा सकते हैं, या हाउस लगा सकते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके अंदर एस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनता। कभी आपने सुना है पेट्रोल, साहब ने कभी सुना है क्या? पेट्रोल की 4 बोतल सुनी होगी भी, मैं पेट्रोल की पंप पे गया या गैस स्टेशन पे गया, उसको अपन 4 बोतल लेके आया। देखिए गैस स्टेशन भी, जैसे आप ये ध्यान रखिए, वेस्टर्न कंट्री के अंदर पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं। ये चीज आपको कंफ्यूज मत होना, गैस स्टेशन का मतलब होता है पेट्रोल पंप। आप किसी यूरोपीय कंट्री है, यूके है, यूएसए में चले जाएंगे और वहां से किसी को पूछेंगे कि भैया मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया है तो मेरे को पेट्रोल पंप पे पहुंचा दो, तो वो आपको सऊदी अरब का एड्रेस बता देगा कि वहां पे जाओ, वहां पे पेट्रोल पंप लगे हुए हैं बहुत सारे, आप वहां पे जाके पेट्रोल भरवा लीजिए। आप उनसे गैस स्टेशन की बोलेंगे तो वो गैस स्टेशन मतलब वो अपने वाले जो इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं वैसे पेट्रोल पंप पे आपको एड्रेस बता देगा कि भाई वहां पे जाइए, आपकी गाड़ी के अंदर तेल डाल देगा, सीएनजी डाल देगा, गैस डाल। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो ये भी एक गैस का बात कर रहा है और ये एक पेट्रोल यानी लिक्विड का बात कर रहा है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस सामान्यतया अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि गैस को अपन गिन नहीं सकते कि मैंने आपको 4 हाइड्रोजन दिया या आज दिन भर में मैंने 5 ऑक्सीजन ली, इस तरह से अपन बात नहीं करते। या मैंने 10 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इमिशन किया। तो इसी तरह ये पेट्रोल है, पूरे पेट्रोल को विश्व में एक ही माना गया है, एक ही संज्ञा माना गया है, इसलिए इसके अंदर एस या यस लग के इसका काउंटेबल नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह जैसे हेल्प है तो हेल्प का मतलब होगा सहायता। हिंदी के अंदर अलग लोचा हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर अपन हेल्प्स बोलते हैं। तो इस तरीके से एस या यस लगाएगी, इसका प्लूरल नहीं बनता, ये भी गलत हो जाए। ठीक है। इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको 4 इंफॉर्मेशन दी, हिंदी में ऐसा बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर ये इंफॉर्मेशन जो शब्द है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अंदर एस या यस नहीं लगता। तो
अगर अपन मैं बोल देता हूँ कि एस तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं टू इंफॉर्मेशंस तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इस तरह का। अगर आप अंग्रेजी के अंदर कहीं पे देखते हैं तो उसको गलत कर देना है कि ये पूरा सेंटेंस या स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि अंदर इसके अंदर क्या है, एक तो ये इस तरह का एडजेक्टिव इसके अंदर लगता नहीं, न्यूमेरल एडजेक्टिव, समझ रहे हो ना। लगता है तो वो अलग तरह का क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ का स्ट्रक्चर होगा या कुछ दूसरा प्रकार का होगा, और उसके अंदर इंफॉर्मेशंस का तो कभी यूज होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले वाले नियम की तरफ। तो अगला वाला रूल देखिए, अनकाउंटेबल नाउन किसी भी डिटरमिनर के बिना और आर्टिकल के बिना, मतलब उसके बिना प्री मॉडिफिकेशन किए हुए किसी भी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। अर्थात जो द्रव्यमान संज्ञा है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर बिना डिटरमिनर का यूज किए संज्ञा अथवा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। अब ये समस्या हो गई, काउंटेबल नाउन, डिटरमिनर, आर्टिकल, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये क्या मतलब है। अनकाउंटेबल नाउन किसी डिटरमिनर या आर्टिकल के बिना किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। तो ऐसी समस्याओं को समझने के लिए हमें उदाहरण देखना। तो ये देखिए सेंटेंस, आई गॉट एडवाइस, तो ये क्या है, ये यहाँ पे है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सबसे बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसको वर्ब पैटर्न भी बोलते हैं। अब आप देखिए, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट इस सेंटेंस का, ये हो गई इसकी वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी मेरे को सलाह मिली, परामर्श मिला, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। देखिए सेंटेंस के अनुसार अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके आगे ए भी नहीं लग रहा है, एन भी नहीं लग रहा है, द भी नहीं लग रहा है, दिस इज आई गॉट दिस एडवाइस भी नहीं लग रहा है, दैट एडवाइस भी नहीं लग रहा है। तो इसके आगे कोई भी डिटरमिनर नहीं लग रहा है, आई गॉट द एडवाइस भी नहीं लग रहा है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या इधर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, बिना डिटरमिनर या आर्टिकल का प्रयोग किए यूज में किया जा सकता। इसी तरह वापस इधर देखिए, यह हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब। अब सर आप बोलोगे इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस होने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेंटेंस होने की जो बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, एक तो उसके अंदर सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, फाइनाइट क्लॉज अलग टाइप से होते हैं, नॉन फाइनाइट क्लॉज भी होते हैं जो पार्टिसिपल से बनते हैं, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल से बनते हैं, जिसके अंदर कंट्रोल्ड सब्जेक्ट होते हैं। वो अपन आगे वाली क्लासेज के अंदर देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मनी हेल्प्ड, तो ये यहाँ पे मनी क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया कि धन ने हमारी सहायता की। मुसीबत के समय के लिए मैंने धन जोड़ के रखा था और मेरे जीवन में ये मुसीबत आ गई, तो उस मुसीबत के समय में मैंने बचत कर रखी थी या मेरे पास धन था जो मेरे काम आ गया। तो अपन धन के लिए ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि भी मेरे पांच धन है या उस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसके पास 3 करोड़ धन है, ऐसा नहीं बोल। 3 करोड़ रुपये हो सकते हैं, 3 करोड़ डॉलर हो सकते हैं या 3 करोड़ और दूसरी करेंसी हो सकती है, लेकिन धन के संदर्भ में ऐसा नहीं बोल सकते उसके पास 3 करोड़ धन है। तो उस संदर्भ में ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, अगणनीय संज्ञा हो जाएगी। अगणनीय संज्ञा किसी डिटरमिनर के बिना सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकती है। इसी तरह आई हैव फर्नीचर, ये देखिए फर्नीचर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब इसके अंदर यस या यस तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि लगता ही नहीं है। किसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर। इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड, यानी सूचना दी गई। इसी तरह रेन है, तो रेन को भी अपन गिन नहीं सकते कि 1 बारिश हुई, 2 बारिश हुई, 3 बारिश हुई। ठीक है, उसकी बूंदे अलग टाइप से होती है तो उसको अपन गिन सकते हैं, लेकिन बारिश की बूंदों को अपन नहीं गिन सकते। अच्छा, अब देखिए आप, ये तो हो गया अनकाउंटेबल वाला। लेकिन अगर इसको काउंटेबल बना दे तो इसको अपन काउंटेबल बना देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यूज नहीं होता। अब ये देखो, आई गोट सजेशंस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा,
क्योंकि इसके आगे डिटरमिनर का यूज नहीं किया गया है। इसके आगे अपने को बोलना पड़ेगा आई गोट ए सजेशन, आई गोट द सजेशन। तो ए कब लगेगा, एन कब लगेगा, दे कब लगेगा, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस तरह की कुछ ना कुछ यहाँ पे आना चाहिए। आई गॉट ए सजेशन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, आई गॉट ए सजेशन फ्रॉम माई डॉक्टर टू अंडरवेंट ऑस्टियोपोरोसिस सर्जरी। तो इस तरह से अपन बोलेंगे तो ये एस लगा के गलत हो जाएगा। इस तरह अगर मैं अपने घर की या किसी जान पहचान वाली खिड़की की बात कर रहा हूं तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि द विंडो ओपन, द विंडो ब्रोक, कभी विंडो टूट गई। या मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूं कि जैसे एक खिड़की टूटी हुई खिड़की देखी तो आई सो ए ब्रोकन विंडो या ए विंडो ब्रोक, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं डायरेक्ट केवल विंडो ब्रोक तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सी हैज पेन, तो इसके अंदर भी मामला गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इसके अंदर आगे काउंटेबल नाउन लगा है और काउंटेबल नाउन के आगे इसमें कुछ लगा ही नहीं है। तो आई सी हैज 2 पेन, 3 पेन या ए पेन या द पेन, ऐसा कुछ लगना चाहिए। इसी तरह देखो चेयर वॉज कंफर्टेबल, तो चेयर क्या थी, कंफर्टेबल थी। तो इसके अंदर अपन किसी डेफिनेट चेयर की बात कर रहे हैं कि भाई मैं अपने मित्र के घर गया, उसने मेरे को जो बैठने के लिए कुर्सी दी वो बहुत कंफर्टेबल थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, द चेयर वॉज कंफर्टेबल, द सोफा वॉज कंफर्टेबल, द कंप्यूटर वॉज कंफर्टेबल, द फोन वॉज, आईफोन वॉज कंफर्टेबल एंड इजी टू हैंडल एंड आई एम सो टेक्नो फ्रेंडली। तो उसके अंदर ए एंड द या कुछ ना कुछ यहाँ पे डिटरमिनर लग के इसे जो संज्ञा शब्द है इसको डिटरमाइन करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, तभी इसी तरह के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे, अदरवाइज ये चीजें हो जाएंगी गलत। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा एक पेच है, वो आपको पेच समझा देते हैं। रोल नंबर 3, 4 देखिए। चौथा वाला क्या बोलता है, किसी भी काउंटेबल नाउन में डिटरमिनर लगा सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, या अनकाउंटेबल नाउन किसी डिटरमिनर आर्टिकल के बिना यूज हो सकता है। लेकिन अगर अपन काउंटेबल नाउन की बात करते हैं यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन में डिटरमिनर भी लगा सकते हैं, आर्टिकल भी लगाया जा सकता है और उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ये चीज हाईलाइट करना, यहाँ पे काउंटेबल की बात हो रही है, यहाँ पे अनकाउंट की बात हो रही है। कभी अगले पिछले वाले नियम में तो सर आपने बताया था कि नहीं लग सकता, और आगे वाले में तो इतना कभी बार हमें देखने में समस्या हो जाती, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, सी हैज हर पेन, तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन, समझ पा रहे हो। और काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ये क्या लग रहा है, डिटरमिनर लग रहा है। कौन सा डिटरमिनर बोलते हैं इसको, पजेसिव डिटरमिनर बोलते हैं या पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पुरानी जो ग्रामर की पुस्तकें आती थी उसके अंदर इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते थे इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते थे, लेकिन अब इसका व्याकरण विदों ने वापस रिक्लासिफिकेशन करके इन सब चीजों को डिटरमिनर की श्रेणी के अंदर डाल दिया है। तो यह काउंटेबल नाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर डिटरमिनर के साथ यूज हो सकते हैं और इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। अगर अपन चाहें सी हैज हर पेन्स, पेन्स भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी देंगे तो उसमें कोई समस्या होगी नहीं। आई हैव द चेयर, तो देखिए यहाँ पे ये क्या लग रहा है, द लग रहा है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल किस में आते हैं, आर्टिकल डिटरमिनर का ही एक भाग होता है, समझ पा रहे हो। तो आई हैव द चेयर, और ये भी चेयर क्या है, चेयर्स भी हो सकता है, आई हैव द चेयर्स भी हो सकता है कि भी मेरे पास बहुत सारी कुर्सियां हैं, लेकिन आई हैव चेयर इस तरह का सेंटेंस नहीं होगा। द ड्रॉप्स फेल, तो ड्रॉप्स क्या है, बूंदे हो गई, ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। यहाँ पे शायद बारिश वाले की बात नहीं की जा रही है। और इसके आगे क्या हो गया, ये डेफिनेट आर्टिकल लग गया, द लग गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी काउंटेबल नाउन है तो उसमें डिटरमिनर का यूज किया जा सकता है और एस या एस लगा के उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन की तरह उसके अंदर ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करके या वो स्लाइस वाला या बिट वाला लगा के उसको काउंटेबल बनाने की जरूरत होती नहीं। अब चलते हैं अपन दूसरे वाले मामले में जहां पे अपन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को सही तरीके से देखते हैं। अगर आप इन नियम का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 2 मिनट के लिए मैं बोर्ड से हट रहा हूं, फिर मैं इनको मिटाऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन की
पोस्टमार्टम उसकी ऑटोप्सी करते। अब काउंटेबल नाउन को थोड़े अपन और डिटेल में जाके समझेंगे कि किस किस तरह के किस किस रूप में अंग्रेजी के अंदर काउंटेबल नाउन होते हैं और उसे किस तरह हमें आइडेंटिफाई कर। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि जो काउंटेबल नाउन होता है उसका एस या यस लगा के प्लूरल बना सकते हैं और उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए अन होता है उसका यूज किया जा सकता है। ठीक। दूसरा, काउंटेबल नाउन के अंदर पहली श्रेणी होती है इस तरह के सेंटेंस की, इस तरह के शब्दों की, इस तरह के काउंटेबल नाउन होते हैं जो ओनली प्लूरल होते हैं, यानी हमेशा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं। समझ पा रहे हो? जैसे समझ पा रहे हो? अब ये इस तरह के जो सेंटेंस है ये अंग्रेजी के अंदर सदैव बहुवचन रूप में होते हैं, एक वचन इनका कोई होता ही नहीं है। होता है लेकिन एनिमल होता है, तो वो एनिमल एक अलग शब्द है और एनिमल्स बनेगा तो वो एक अलग शब्द है। ठीक है। पीपुल है तो पीपुल का मैन होगा तो वो एक अलग शब्द हो गया, वो पीपुल नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के जो सेंटेंस शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत, कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं कि वो सदैव अपने बहुवचन रूप में प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे केटल का मतलब हो गया मवेशी, यहाँ पे किसी एक जानवर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे जानवरों की बात हो रही है। यहाँ पे पीपुल का मतलब हो गया कुछ एक दो आदमियों की बात नहीं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। पुलिस का मतलब हो गया पूरी पुलिस फोर्स किया पुलिस व्यवस्था है उसकी बात हो रही है, एक पुलिस वाले की बात नहीं हो रही है। और वर्मिन का मतलब होता है केचुआ, जो जमीन के अंदर रहता है और जमीन को उपजाऊ बनाता है, तो उस केचुआ की बात हो रही, तो वो बहुत छोटे छोटे जानवर होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे काउंटेबल मान लिया गया है और इस तरह से उसको प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज किया जा सकता है। लेकिन तो क्या सर ये हमेशा ऐसे अनकाउंटेबल ये मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं? नहीं होते। अगर अपन इसको चाहे तो अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? जैसे केटल है तो केटल को अपन क्या बोल सकते हैं, उसको और इंडिकेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे काऊ बोल सकते हैं, ये काऊ एक वचन हो गया। इस तरह पीपुल है तो पीपुल को पर्सन बोल सकते हैं। ये पुलिस है तो इसको अपन बोल देते हैं ऑफिसर। अब इसका ये एक वचन हो गया। इस तरह भी आप इसको काउंट मतलब प्लूरल बना, काउज लगा के भी क्या कहते हैं बना सकते हो, पुलिस ऑफिसर्स लगा के भी काउंटेबल बना सकते हो, पर्सन्स लगा के भी काउंटेबल बना सकते हो, बहुवचन संज्ञा बना सकते हो, प्लूरल इसका बना सकते हो। ठीक है। और अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाह रहे हो डायरेक्ट के भी, ये शब्द अपने को नहीं रखना है, पूरे मवेशियों की बात करनी है, केवल काऊ की बात नहीं करनी, किसी एक पर्सन की बात नहीं करनी, पूरे लोगों की बात करनी है, किसी पुलिस एक अधिकारी की बात नहीं करनी है, पूरी पुलिस की बात करनी है, तो इस तरह के जो शब्द है उसको यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब और देखिए, अभी तक लोचा यहीं तक नहीं है, लोचा अभी बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी के अंदर मित्रों 26 अक्षर है और 26 अक्षरों से ही पूरी व्याकरण बनी है। मैं आपको आपकी उसके लिए बता देता हूँ सुविधा के लिए कि अंग्रेजी के अंदर मात्र 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों से ही पूरी व्याकरण बनती है, पूरी भाषा और व्याकरण। तो उनके पास शब्द बहुत कम होते हैं, तो वो एक ही शब्द से बहुत सारे प्रयोग करते हैं। कभी संज्ञा का प्रयोग करते हैं, कभी सर्वनाम के रूप में कर लेते हैं, कभी उसी को क्रिया विशेषण के रूप में यूज करने लग जाते हैं, कभी उसी को कंजंक्शन के रूप में यूज करने लग जाते हैं। जबकि अपनी हिंदी के अंदर ऐसा नहीं, संस्कृत के अंदर ऐसा नहीं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे संस्कृत की जो ये लघु सिद्धांत कौमुदी आप देख पा रहे हो, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए कितनी लंबी चौड़ी है। ये सिर्फ व्याकरण की है, जो तो ये अभी सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी है पातंजल का, वो पाणिनि अष्टाध्यायी नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ लगभग कितने पेज है, 1178 पेज है, मतलब लगभग 1200 पेज की है। और यही अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लीजिए तो इसके अंदर तो उसकी पूरी भाषा हो गई अंग्रेजी की, और इसके अंदर अपना पूरा व्याकरण हुआ। तो आप इससे लगा सकते हो कौन सी भाषा गरीब और कौन सी भाषा अमीर। ठीक है, इसमें तो पूरा उनका वो हो गया, पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा जितनी भी चलती है उसके लगभग सभी शब्द इस डिक्शनरी के अंदर, और इसमें अपना केवल इतना व्याकरण है। तो अपने आप पे थोड़ा गर्व कीजिए कि हम किस परंपरा से ताल्लुकात रखते हैं। अपन देख रहे थे इसी के अंदर ओनली प्लूरल्स के अंदर एक और सब कैटेगरी आती है, एक और उप विभाजन आता है, वो आता है इक्वल पार्ट ऑब्जेक्ट टू। जैसे किसी भी वस्तु के दो बराबर बराबर भाग हैं, जैसे चश्मा हुआ है, जैसे दूरबीन हुआ है, जैसे पेंट हुआ है, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो क्या होती है, जैसे कैंची हुई है,
तो ऐसी जो चीजें होती है उसके अंदर दो बराबर भाग होते हैं, दो बराबर भाग आपस में संयोजित होकर एक इकाई बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। तो उनको क्या माना गया है, तो इक्वल पार्ट्स ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑलवेज प्लूरल माना गया है, लेकिन उसको अपन कैसे एक यूनिट के रूप में देखते हैं। जैसे ट्राउजर, ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स का मतलब क्या हो गया, पैंट हो गया। और पैंट के अंदर क्या होता है, एक पैर इधर जाता है, एक पैर इधर जाता है, और ये दोनों कपड़े का ऐसे बनकर जो बनता है पजामा। तो ये दो पार्ट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन इस पूरी पैंट को एक माना जाता है। लेकिन इसके अंदर ये हमेशा एस या एस लगा के एक ऐसी पैंट हो तो अपन क्या बोलेंगे, आई हैव ए ट्राउजर बोल सकते हैं। मेरे पास 5 ट्राउजर होगा तो भी मैं क्या बोलूंगा, आई हैव 5 ट्राउजर्स। और मेरे पास एक ट्राउजर होगा तो भी मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ए ट्राउजर्स, एस लगे हुआ होगा उसके अंदर। समझ पा रहे हो। इसी तरह थॉन्ग्स है, थॉन्ग्स अलग चीज होती है, टोंग्स, टोंग्स, टंग्स यानी क्या होता है, एक टंग अपनी क्या कहते हैं जबान होती है, एक थोंग होता है चड्डी होता है पहनने का, और एक होता है थोंग्स का मतलब हो गया, टोंग्स का मतलब हो गया चिमटा। चिमटे के अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ही लोहे का पत्ती होता है, ब्लेड होता है, उसको ऐसे मोड़ के उसको यूज करते हैं चिमटे के अंदर। तो उसके अंदर तो आई हैव ए टंग ऐसे बोलते हैं, आई हैव ए टोंग, आई हैव टोंग्स, आई हैव टोंग्स ऐसे बोलेंगे। तो उसके अंदर ऐसे आई हैव ए टोंग ऐसे नहीं बोलेंगे, आई हैव टोंग्स, आई हैव ए टोंग्स ऐसे बोलेंगे। तो उसके अंदर ऐसे यस लगा रहेगा। अच्छा, अब ये देखिए ग्लासेज, ग्लासेज का मतलब वो पानी पीने वाली ग्लासेज नहीं है, यहाँ पे ग्लासेज का मतलब होता है कांच हो। यार कांच का मतलब यहाँ पे उस वाले खिड़की वाले कांच की बात नहीं कर रहे हैं, या चश्मे वाले कांच की बात कर रहे हैं, जो बदकिस्मती से मेरा कल थोड़ा टूट गया। उसके लिए मैं आपसे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 1-2 दिन में मेरा चश्मा बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो क्या होगी, वो भी ऐसे यस लग के हमेशा प्लूरल रूप में यूज होगी। भी मेरे ग्लासेस कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है, तो मैं अंग्रेजी में पूछूंगा वेयर इज माई ग्लासेस, वेयर इज माई ग्लासेस। यहाँ पे वेयर आर माई ग्लासेस ऐसे नहीं बोलूंगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये हो गया सीजर्स। सीजर्स का मतलब क्या होता है, सीजर्स का मतलब होती है कैंची। जैसे मीडिया के अंदर कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनकी जुबान क्या चलती है, कैंची की तरह बहुत तेजी से चलती है। तो यहाँ पे उस कैंची की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जबान तो एक ही होती है, समझ पा रहे हो। लेकिन जो कैंची होती है उसके अंदर ऐसे दो पार्ट होते हैं, तो एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा होता है। और यहाँ पे जो दाब पड़ता है, उच्च दाब, यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा इनका मोटा रहता है और आगे वाला कम रहता है। तो इधर से भी दबाव पड़ता है, इधर से भी दबाव पड़ता है। तो दाब का नियम क्या बोलता है कि दाब उच्च से निम्न की ओर, हाँ निम्न से उच्च की ओर लगता है, ऐसा कुछ रिलेशन उसमें इक्वेशन है। तो उस हिसाब से आपको समझ लेना है। इसका दो पार्ट होता है इसका, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऐसी दो पार्ट की सभी चीजें लगभग अंग्रेजी के अंदर कैसे यूज होती है, प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं जिसके सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है। और बता देते हैं आपको नाउन का आनंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, ताकि इसी तरह की कक्षाएं और आयोजित की जाए। तो अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी के अंदर सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, जैसे एनाल्स हो गए। आपने वो जेम्स कर्नल टोड या जेम्स टोड ऐसा उनका नाम है, इतिहासविद है अपने राजस्थान के, कर्नल जेम्स टोड शायद, उन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की किताब लिखी थी, जिसमें राजपूताने के इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। कंपटीशन के लिए और जो टीचर्स पढ़ाते हैं इतिहास के, उनके लिए बहुत ही एक प्रामाणिक पुस्तक है, शोधकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छी। तो उस तरह की जो चीजें होती है इतिहास के बारे में अपने जानकारी देती है, जिसे हम अभिलेख बोलते हैं। तो इस अभिलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस अभिलेख को बोलते हैं एनाल्स बोलते हैं। तो ये एनाल्स एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो इसके अंदर हमेशा एस या एस लग के यूज होगा। आई डिस्कवर्ड ए लॉट ऑफ एनाल्स फ्रॉम राजस्थान, यानी राजस्थान से मैंने बहुत सारे जो एनाल्स थे, अभिलेख आए मेरे पास, मैंने उसको एनालाइज किया। एरियर का मतलब हो गया बकाया। बकाया का मतलब कोई 1 रुपया तो बकाया होता नहीं है, बहुत सारे रुपये बकाया होते हैं। तो बकाया के लिए या इस तरह की जो कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी होती है उसके लिए हमेशा एस या ES ही लगेगा। एरियर्स, अगर 1 रुपया भी आपका उधार है या इस तरह से
ट्रांजेक्शन में फंसा हुआ तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, एरियर्स ही बोलेंगे। इसी तरह आपकी कमाई 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो, अर्निंग यानी कमाई को कमाई बोलेंगे, कमाइयां हिंदी में बोल देते हैं लेकिन अंग्रेजी के अंदर कैसे बोलेंगे, अर्निंग्स ही बोलेंगे। इसी तरह आउटस्कर्ट्स यानी गांव जहां से शुरू होता है, गांव के बाहर का हिस्सा जहां से बोर्ड लगा होता है कि भाई XYZ नगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नगर परिषद नगर निगम अजमेर आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। तो इस तरह का जो एरिया होता है गांव से बाहर उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट। तो उसको आउटस्कर्ट्स नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो गांव के चारों तरफ होती है, तो एक तो होती नहीं कि भाई इधर से ही रोड आता है, चारों तरफ से उसके अंदर रोड आते हैं, तो वो बेसिकली एक प्लूरल माना गया है। इसी तरह आपके पास कोई मूल्यवान चीज है तो उसको केवल वैल्यूएबल नहीं बोलते हैं, उसको मूल्यवान सभी वस्तुओं को ग्रुप को क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल्स बोलते हैं, यानी मूल्यवान वस्तु इस तरह के जो होती है। इसी तरह आपकी सेविंग्स है, तो सेविंग्स भी हमें तो सेविंग नहीं होता, हिंदी के अंदर बोलते हैं मेरे पास 5 करोड़ की सेविंग है, तो इस तरह नहीं होता, आई हैव सेविंग्स ऑफ 5 करोड़ ऐसे बोलते हैं अपन सेविंग्स। तो ये ऑलवेज प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। लेकिन अब जैसे अब ये है वैल्यूएबल्स, तो इसके अंदर अपन कुछ लगा सकते हैं, जैसे मेनी वैल्यूएबल्स, ये इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा देगी भाई 6 वैल्यूएबल्स, तो ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का जैसे ये कंसेप्ट है, तो अभी इसे हम छोड़ के चलते हैं, जब अपन डिटरमिनर वाला मामला पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अब वापस से एक लास्ट वाला नियम देखते हैं, वो है काउंटेबल नाउन का, जो कि है कौन सा वाला भाग, केवल प्लूरल वाला भाग। ये इसका लास्ट वाला बाइट है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि काउंटेबल नाउन के अंदर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन है, लास्ट वाली बाइट है। तो अब हम देखते हैं कुछ और शब्द जो अगर काउंटेबल के रूप में प्रयुक्त हो, ऐसे यस लग रहा है तो वो कुछ अलग डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं, और अपने मूल रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो अलग ही सेंस दे रहे हैं। तो अब ये समझिए, इस आर्म का मतलब हो जाएगा, इस एस लगने से इसका मतलब हो जाएगा कि भाई हथियार, ठीक है। तो हथियार होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक काउंटेबल हो जाएगा, और हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होगा, सिंगुलर के रूप में नहीं होगा। समझ पा रहे हो? ये अगर हथियार के रूप में अगर हम आर्म्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होगा और काउंटेबल नाउन माना जाएगा। लेकिन अगर भुजा के मामले में अपन कह रहे हैं अपन हाथ या भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, एक शरीर का अंग हो जाएगा और काउंटेबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये तो है काउंटेबल प्लूरल, और ये हो गया काउंट सिंगुलर। अच्छा, इसी तरह दूसरा वाला देखो, ग्राउंड्स है, तो ग्राउंड्स क्या हो गया, रीजन हो गया। ग्राउंड्स का मतलब मैं इस ग्राउंड्स के पे आपको तलाक देना चाहती हूँ, या मैं आपसे इस ग्राउंड्स पे तलाक लेना चाहती हूँ। तो इस तरह के जो ग्राउंड्स होते हैं, आधार होते हैं, जो कारण होते हैं, उसके लिए एस या यस लगा के यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। और अगर ये काउंटेबल इस आधार के रूप में या कारण के रूप में अगर अपन बात करेंगे तो ये सदैव प्लूरल के रूप में यूज होगा। इसका मतलब क्या हो गया, रीजन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये काउंटेबल प्लूरल हो गया, ये हो गया काउंटेबल प्लूरल। इसका मतलब आपको क्या समझना है, काउंटेबल प्लूरल समझना है। अच्छा, इस ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, इस ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि जिसपे मैं खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ वो ग्राउंड हो गया। मतलब इसको जमीन की सरफेस या सतह बोल देते हैं, सरफेस बोल दो, सतह बोल दो, जमीन बोल दो, ठीक है। अच्छा, ये डैमेज है, ठीक है। तो ये डैमेज कौन सा हो गया। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन मत कर देना इसको। ये क्या हो गया, मास नाउन है, ध्यान रखना, सिंगुलर मास नाउन या अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि जमीन को अपन गिन नहीं सकते, 1 सतह 2 सतह 3 सतह, वो सतह गिनने का अलग है। लेकिन यहाँ पे जमीन वाले सतह की बात कर रही थी, अनकाउंटेबल। अच्छा, ये अगर डैमेज लिखा आएगा तो क्या होगा कि भाई क्षतिपूर्ति अपन बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। जैसे अपन बोलते हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल की और जज साहब ने मेरे को इतना डैमेज दिलवाया या क्षतिपूर्ति दिलवाई, तो वो हो गया कि भाई अगर आपको कोई मनी अवार्ड की जाती है
कोई आपका नुकसान कर दिया है तो उसको भरपाई के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डैमेज बोलते हैं। और ये हमेशा प्लूरल के रूप में यूज होता है, लेकिन अगर अपन केवल डैमेज लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नुकसान या हानि, ठीक है। और इसका मतलब हो गया कोर्ट से प्राप्त रुपया, क्षतिपूर्ति, हर्जाना। तो आशा करता हूं कि जो काउंटेबल नाउन है उसके अंदर हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव प्लूरल रूप में अर्थात अपने बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये जो आज अपन ने डिस्कशन किए हैं कुछ शब्द, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किए गए हैं। ये अल्टीमेट लिस्ट नहीं है, ये बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के आधार पे आप इन शब्दों को बार बार पढ़िए, इनके ऊपर चिंतन कीजिए, इसके शब्दों के ऊपर अपनी लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करके जब आपकी एक सर्टेन लेवल अचीव हो जाए तो उसके बाद आप दूसरे शब्दों को जाके देखिए और खंगालने की कोशिश कीजिए कि मैं उस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो आशा करता हूं कि यह बहुत आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसके साथ अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसकी जो नाउन की पूरी सीरीज बनी हुई है उसको शुरू से जाके आप देखिए, इसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आशा करता हूं कि जो आज का ये सेशन है आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। आपकी कोई कमेंट है तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।